नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने शिक्षा और सरकारी योजनाओं को लेकर कई अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीबीटी के माध्यम से बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के पात्र विद्यार्थियों के खातों में सीधे अनुदान राशि भेजी। मंत्री ने दावा भी किया है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में छात्रों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने मदरसा शिक्षा को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि अब सरकार गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा व्यवस्था जो है उसको प्राथमिकता दे रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है। बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। योगी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो अध्यापक शिक्षण का काम करते थे उन्हें कठिनाई होती थी, कभी कभी स्वास्थ्य के समस्या के निराकरण करने में समस्याएं आती थी, तो कैशलेस 5 लाख रुपए तक का उपचार वो अपने परिवार का करा सकेंगे। आज इसमें 12 लाख शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाभान्वित किया है। 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को 133 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया है। और इसमें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, यानी सभी यहाँ अध्यापकों में कोई भेद नहीं किया गया है। अध्यापक हिंदू है, मुसलमान है, इसका वर्गीकरण ना करके सभी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए 5 लाख रुपए का कैशलेस सिस्टम लागू करके उनका और उनके बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए योगी सरकार ने आज उन्हें ये सुविधा दी है। और 12 लाख शिक्षकों को 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को 133 करोड़ रुपये की धनराशि देने का काम किया है। और यहाँ आज संभल में 5,329 अध्यापकों को 1 करोड़ 59,87,000 रुपये दिए हुए। माध्यमिक शिक्षा में 484 अध्यापकों को 14,52,000 रुपये दे करके सीधा देने का काम किया है। और आज 1,200 रुपये के माध्यम से इन बच्चों को इनके अकाउंट में 1,25,000 रुपया छात्र छात्राओं को भेजने का काम संभल में किया गया है। और प्रसन्नता है, आज उत्तर प्रदेश में संभल जिले का पीएम श्री स्कूल इटौजा माफी का प्रथम श्रेणी में आया है। वहाँ के अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहित करके प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है, उनको पुरस्कार करने का काम किया है। तो आज मैं अपने इस अवसर पर संभल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, चाहे माध्यमिक में हो, प्राथमिक में हो, उच्च में हो, मैं बधाई देना चाहूँगा। इसी तरीके से समय का पालन करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करें। और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार ने उनके लिए तो शिक्षा की गारंटी बोले, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बच्चे की बुनियादी शिक्षा होती है। इसमें बच्चे को जितने अच्छे संस्कार देने का काम किया जाएगा, उनकी ये बुनियाद बन जाएगी मजबूत, तो ऊंची बिल्डिंग बनाने का काम करेगी। और ये ऊंची बिल्डिंग उनके भविष्य के लिए, समाज के लिए निराकरण करने का, अच्छी समस्याओं को हल करने का काम करेगी। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, इदम राष्ट्र है, ये राष्ट्र का है। ये भावना से शिक्षा में हमारे शिक्षक काम करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र, समाज और देश का अच्छा भविष्य होगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री शिक्षक कैलश्री चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें, फतेहगढ़ स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुश लाठर और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया है। कार्यक्रम में शिक्षक जो है उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और शिक्षक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों के लिए और जिसमें शिक्षक, शिक्षा में संरक्षक तीनों शामिल हैं, के लिए कैशलेस सुविधा दी है। उनके परिवार के लिए उनका परिवार स्वस्थ रहे। और शिक्षक भी, सभी शिक्षकों ने भी आश्वासन दिया है कि हम बढ़ चढ़कर समाज की दिशा बदलने में अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की भानपुर तहसील के दसिया गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में भूजल स्तर
प्रभावित हो रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और आसपास की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। कुछ ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदेश सरकार से मामले का संज्ञान लेने और फैक्ट्री को गांव से अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। वहीं इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। बस्ती में दसिया का एथेनॉल फैक्ट्री जिस तरीके से चर्चाओं में है, क्या वाकई में यहाँ पे किसानों की और आम लोगों के जान से बड़ा ये फैक्ट्री है जो आप पीछे देख रहे होंगे। इसमें बहुत सारी राजनीति भी लोग बाग बता रहे हैं कि हो रही है, लेकिन किसान जो यहाँ पे हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। बहुत सारे किसान हैं यहाँ पे, उन्हीं लोगों से बात करना चाहेंगे आज। पंडित जी, ये पूरा मामला क्या है, जो अगर थोड़े शब्दों में बताना चाहें? थोड़े शब्दों में विषय इतना है कि वो आए, बोले मुझे फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री में उन्होंने मैदा फैक्ट्री कहा था क्योंकि ऑलरेडी उनकी मैदा फैक्ट्री थी। लोगों ने अपनी जमीन, क्योंकि वो जमीन सड़क से ढालू थी, वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी उपज नहीं मिलती थी, अच्छी रकम मिली, देखा कि अच्छी फैक्ट्री लगेगी, हमारे और आसपास की जमीनों का रेट बढ़ेगा और हमें लोगों को काम धंधा मिलेगा। मतलब तो फैक्ट्री लग गई, क्या दिक्कत है? फैक्ट्री लग गई 4 महीना पहले। अभी हम विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है, जायसवाल जी का, कि पहले 4 साल विरोध क्यों नहीं किए? विरोध कैसे करते? हमें बताया गया कि ये फैक्ट्री मैदा लग रही है। जब उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि एथेनॉल बनेगी, तब हम लोगों ने देखा कि एथेनॉल बन और इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे हमारे जल जीवन पे, तब हम लोगों ने विरोध चालू किया। अन्यथा मुझे विरोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम किस खेती कर पाएंगे? वाटर लेवल ऑलरेडी डाउन है। जहाँ 4 घंटे की फसल की रोपाई 8 घंटे में हो रही है, वो लाखों लीटर रोज निकालेंगे, हमारी कृषि होने लायक जमीन रह जाएगी। उन्होंने तो कहा है कि हमने सरकार, आपकी जो सरकार है वो एनओसी देती है बाकायदा। वो कह रहे हैं कि हमने एनओसी हर विभाग से ले लिया, जिस जिस विभाग की एनओसी लगती है। उसके बाद क्या चाहिए उनको? रसूखदार आदमी है, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, साथ बता रहा हूँ, एनओसी देना ही जिस अधिकारी ने दिया है वो क्यों नहीं स्पष्ट करता कि किस आधार पे दिया है। 150 मीटर आगे, 150 मीटर पीछे, 200 मीटर दिखाइएगा यहाँ पे कैमरामैन साहब, दिखाइए। ये भी है 150 मीटर आगे, 150 मीटर पीछे, 200 मीटर लेफ्ट, 200 मीटर राइट, 300 मीटर पे महाविद्यालय, 600 मीटर पे एक अस्पताल है संभो करके। अब सोचिए, और पूरा घनी आबादी का है, चारों तरफ आप 1 किलोमीटर घूमेंगे तो 6-7 गांव निकल के आएंगे। इतनी बड़ी घनी आबादी के बीच पे जो कृषि भूमि है मूल रूप से, वहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कागज जो है, ये जिस तरीके से आप बता रहे थे कि हमारी जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, क्या पूरा मामला? हमारे पिताजी 3 भाई हैं, राकेश चौधरी, रमेश चौधरी, राजेश चौधरी। हमारे पिताजी का तीनों लोग को मिलाकर 58 एकड़ जमीन है। हमारे पिताजी का 15 जगह, हमारे चाचा जी का 15 जगह, हमारे चाचा जी का 15 जगह, तीनों लोग को मिला के 45 जगह है जमीन। 45 जगह इसी हाँ, ग्राउंड में, फैक्ट्री के ग्राउंड में 45 जगह आपकी जमीन है। हाँ, आपकी। और आपने रजिस्ट्री नहीं किया है, तो फिर कैसे बन रहा है? जबरदस्ती कब्जा किया आपने कहाँ कहीं कंप्लेन किया इसका? कंप्लेन अभी कर रहा है, देखिए ये सारे कंप्लेन है। हाँ, कंप्लेन ये कब के कंप्लेन है? हो गया 2 दिन पहले। अभी 2 दिन पहले? हाँ। इससे पहले नहीं पता था आपको कि जमीन है? पता था, अंदर जाने नहीं देते, बहला देते, वहाँ जाते हैं, जाने नहीं देते हैं। कंप्लेन थोड़ी करना था। अरे तो उनसे अंदर जाके बात तो करना चाहिए, जाने नहीं देते हैं। अंदर जाता हूँ, जाने नहीं, बहला देते हैं, कहते हैं आपका जमीन ही नहीं हुआ। देखिए, ये हम लोगों के आने वाले भविष्य में जहाँ जहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगी है, एग्जाम्पल देख रहे हैं, हर जगह काफी लोग दुखी हैं। वहाँ पानी को लेके, वहाँ पर्यावरण को लेके, वहाँ पे बीमारी को लेके। तो हम लोग को जब ये पता चला कि हाँ, हमारे आने वाले भविष्य में एथेनॉल फैक्ट्री इतना नुकसानदायक है और ये घनी आबादी के बीचों बीच लगाया जा रहा है, तो ये मतलब बनने नहीं देंगे आप लोग? हमारी जिंदगी की क्यों बनने देंगे? मतलब हम अपने लाखों अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए फैक्ट्री अपने सर पे रखेंगे, अपने लाश के ऊपर से फैक्ट्री बनवाएंगे। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? बहुत स्पष्ट रणनीति है। मैं प्रशासन से सहयोग पूर्वक अच्छे तरीके से, हम सभी लोग चाहते हैं इसे यहाँ से बंद किया जाए, यहाँ कोई और यूनिट लगा दिया जाए। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपने विनाश के लिए कहें कि हम इसको लगने देंगे, ये संभव नहीं है, पहला विषय। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं, ये फैक्ट्री अगर प्रशासन नहीं सुनेगी, हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। मरेंगे, अगर घुट के मरने से अच्छा एक बार मर जाएं, लेकिन हम प्रशासन से विनती करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुखिया हैं, विनती कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री को कहीं और ले जाएं, यहाँ कोई और यूनिट लगाएं, ताकि हम लोगों का जल जीवन सुचारू रूप से चले और ये फैक्ट्री कहीं और चले, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, किसानों में रोष है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। आने वाले समय में क्या मोड़ लेता है ये पूरा मामला, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सुदर्शन न्यूज, अमरमणि मिश्रा के साथ
बस्ती दसिया। कानपुर नगर की महाराजपुर थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 3 अवैध जो पिस्टल है उनके साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबोचा गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी, गैंगस्टर और गंभीर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। तमाम धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई होनी थी। देखिए, थाना महाराजपुर पुलिस के पास एक काफ़ी बढ़िया इंटेल इनको प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जो हमारा फतेहपुर से जो हमारा हाईवे है जो आता है उस पर एक अगर हम तलाशी लें तो एक व्यक्ति जिसके पास ठीक ठाक संख्या में इसके पास से अवैध असलहा बरामद हो सकता है। इसी इंटेल पे हमारी थाना महाराजपुर की पुलिस ने नाकाबंदी करके जब चेकिंग की तो इसमें संदिग्ध व्यक्ति को तलाशी में एक संदिग्ध व्यक्ति को जब तलाश किया गया तो उसके पास से 3 पिस्टल बरामद हुई। उस व्यक्ति से जब उसका नाम पूछा गया तो इसने बताया कि इसका नाम मोहम्मद अजीम पुत्र लईक है और ये बेसिकली थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर का रहने वाला है और इस पे पूर्व में भी मुकदमे इस पे हैं, चोरी के मुकदमे हैं इसके ऊपर और इस पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई है। और इसने बताया कि इसके पास से 3 पिस्टल बरामद हुई हैं। उसने बताया कि ये जनपद खंडवा का एक सप्लायर है जिसका नाम इसके द्वारा बताया गया कि प्रशांत है और प्रशांत से इसकी मुलाकात जनपद फतेहपुर में जब ये पहली बार जब ये जेल गया था तब उस समय इसकी मुलाकात हुई थी। उसी समय प्रशांत ने इसको बताया था कि खंडवा से इसको पिस्टल मुहैया हो जाएगी और पहले भी पूर्व में भी इसने खंडवा मध्य प्रदेश से इसने पिस्टलें मंगाई हैं। इसने प्राइस बताया कि लगभग 30,000 के आसपास वहाँ से परचेज़ करता था और यहाँ पे 40, 45, 50 हज़ार के आसपास इसने बेचे हैं। अभी तक इसने बताया कि लगभग 8 से 10 इसने पिस्टलें मंगा के बेची हैं। इसमें से अभी 3 पिस्टल तो हमने बरामद कर ली हैं। जो पहले इसके पूर्व में इसने जो पिस्टलें मंगवाई हैं और जिसको इसने बेचा है, अभी हमारी टीम इनसे इंटरोगेशन कर रही है और उनको भी हम शीघ्र ही वो पिस्टलें बरामद करेंगे जिनके द्वारा परचेज़ किया गया। उनको भी पुलिस हिरासत मिलेगी, पूछताछ करेगी और फिर उसके बाद उनको भी जेल भेजेगी। फ़िलहाल इसको गिरफ़्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी टीम ने इसको आज प्रस्तुत कर रही है। अभी उसके संबंध में इससे पूछताछ अभी की जाएगी फर्दर और चूँकि न्यायालय में जाने का भी समय इसका हो गया था, हम इससे न्यायालय की अनुमति से फिर हम जेल के अंदर भी इससे हम पूछताछ करेंगे और इस पूरे गैंग में जितने भी लोग शामिल हैं सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे, स्पेशली जो इसका मेन सप्लायर है जिसका नाम इसने प्रशांत बताया। संभल दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री JCS राठौर ने नव स्थापित सोशल मीडिया सेल मॉनिटरिंग और सूचना केंद्र का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने सूचना तंत्र को लोकतंत्र के मजबूत कड़ी बताया और समय पर सही और प्रमाणिक जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने पर जोर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया, राम मंदिर की चोरी मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात करी और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना भी साधा। देखिए, आजकल सूचना तंत्र का बहुत ज्यादा महत्व, मीडिया है, सोशल मीडिया है और तमाम ऐसे संचार के माध्यम बन गए हैं जिसके माध्यम से तत्काल और तुरंत और सही खबर नागरिकों तक पहुंचे। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो आपके माध्यम से व्यवस्थित तरीके से सूचना पहुंचे हमारे नागरिकों तक, इसको लेकर यहाँ पर जिला का ये सूचना केंद्र बनाया गया है। इसमें पुस्तकालय का भी निर्माण कराया गया है और मुझको लगता है कि बहुत से ऐसे जिलों में भी मैंने इतना अच्छा सूचना केंद्र का कार्यालय नहीं देखा जितना अच्छा संभल में स्थापित किया गया है। इसके लिए हम अपने तो जो जिला के सूचना अधिकारी हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको शाबाशी देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा एक सोच के साथ कार्यालय चलाए और जिलाधिकारी महोदय ने भी एक अच्छी सोच के साथ इसकी पहल की है। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ये सूचना कार्यालय आपको सही समय पर सही सूचनाएं यहाँ पर मिलती रहेंगी, प्रेषित होती रहेंगी और आप लोगों से भी सहयोग अपेक्षित रहेगा कि जो नागरिकों से जुड़ी हुई बातें हैं उनको सही समय पर उन तक पहुँचे और उनका जो फीडबैक है वो भी हमको भी मिले। मंत्री जी, विधानसभा चुनाव कब तक है, क्या लगता है आपको, कितना तैयार है बीजेपी? तो हर समय तैयार रहती है। बीजेपी जिस एक चुनाव खत्म होता है उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। हम लोग हर समय तैयार हैं, लेकिन अगर पहले कराएंगे तो ये लोग कहेंगे कि लीजिए कि
पूरा जो है ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर दे रहे हैं। कुछ भी चुनाव कभी भी करा लेते हैं, अपने फायदे के लिए करा ले। अगर लेट कराएंगे तो कहेंगे कि तो भी हत्या हो जाती है लोकतंत्र की, कि पता नहीं क्यों बाद में करा रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ इनको कहना विपक्ष को, लेकिन चुनाव तय समय पर सही समय पर होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत मंत्री के राम साथ मंदिर में चोरी हुई, एसआईटी जांच कर रही है, 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जी। इसमें इस सरकार के संदेश की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस सवाल उठा रही है, उधर सालार मसूद गाजी की दरगाह में चोरी हुई है करोड़ों रुपए की। तो क्या आप भी सवाल करेंगे समाजवादी पार्टी से? देखिए, हम उनसे सवाल इसलिए नहीं करते हैं कि वो इस लायक भी नहीं बचे कि उनसे सवाल किए जाए। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम मंदिर के दर्शन करने वाले नहीं, राम मंदिर में फूटी गौड़ी चढ़ाने वाले नहीं, वो हमसे आज प्रश्न कर रहे हैं कि इस तरीके से हो गया। और जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी और पाई पाई वसूल करके और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने का काम हम सब लोग करेंगे। और जो हमारे आस्था का विषय है, तो उनको तो आस्था ही नहीं है, राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। आज वो लोग सबसे बड़े राम भक्त बन गए, तो पहले जाके प्रभु श्री राम के यहाँ दर्शन करें और उसके बाद वहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाएं और फिर उसके बाद बात करें। राम मंदिर में वास्तु निकालने वाले लोग आज सबसे बड़े हितैषी बन रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र इनका समझ में सबको आ रहा है और जो लोग गलतियां किए हैं उनको आप देख रहे हैं, एक एक करके उनको जेल भी भेजा जा रहा है और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी से एक मामले में का खुलासा किया है। शातिर दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर आबादी की जमीन बताकर एक महिला से 7 लाख रुपए की ठगी की और रकम वापस मांगने पर जान से मारने की और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए की गई धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क की जांच अभी जारी है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में फर्जी प्रोटोकॉल के जरिए वीआईपी दर्शन कराने और साथ ही श्रद्धालुओं से ठगी का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक अमन जैन ने प्रोटोकॉल ड्यूटी में तैनात 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। तो बता दें, मंदिर परिसर में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड और एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि राजस्थान से श्रद्धालुओं को 13,200 रुपए लेकर फर्जी प्रोटोकॉल के माध्यम से वीआईपी दर्शन कराए गए। मामले सामने आने के बाद मंदिर की व्यवस्था और परिसर में सक्रिय गठित दलालों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ये एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें किसी एक एजेंट टाइप के व्यक्ति के द्वारा संपर्क किया गया कुछ श्रद्धालुओं के साथ जो राजस्थान से आए थे। चूँकि हमारे शीघ्र दर्शन के सभी स्लॉट बुक हो चुके थे, इसलिए उनके द्वारा एक फ़र्ज़ी रूप से प्रोटोकॉल बनाकर ऐड किया गया। इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा प्रोटोकॉल ग्रुप पे एडिशन किया गया था, उस व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जितने भी लोग इस चीज़ में पाए गए हैं संलिप्त, उन सब में भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिस्टम को और ठोस कैसे बनाया जा सके, किस प्रकार से कोई फर्जी प्रोटोकॉल ना ऐड हो, इस पर भी काम चल रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें, प्रतिबंधित एनारिक्स ट्रामाडोल कैप्सूल की बड़ी खेप बरामद की है। नई मंडी थाना पुलिस और साथ ही एसओजी की संयुक्त टीम ने 76,800 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ जावेद, साथ ही मोहम्मद आजाद, नवीन कुमार मोहम्मद, कासिफ और सचिन गुप्ता समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद कैप्सूल में अनुमानित कीमत 20 और 25 लाख रुपए इसकी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य सप्लायर सुमित अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने पूरे सप्लाई नेटवर्क और आर्थिक लेन देन की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। डीआईजी सहारनपुर रेंज सर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत और एसएसपी मुजफ्फरनगर सर के सख्त निर्देशन के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। उसी क्रम में आज थाना नई मंडी पुलिस द्वारा सीओ मंडी और एसएचओ मंडी के संयुक्त प्रदर्शन से आज एक बड़ा खुलासा नई मंडी पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 6 लोगों को हम गिरफ्तार करके आज जेल भेज रहे हैं। इन 6 लोगों के कब्जे से जो ट्रामाडोल कैप्सूल होता है, जो कि एक तरह से पेन रिलीविंग ड्रग है और जिसमें आप जानते हैं कि ये रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वही प्रेस्क्राइब इससे कर सकते हैं और रजिस्टर्ड जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वही इन्हें बेच सकते हैं। तो ये जो 6 लोग आज हमने गिरफ्तार किए हैं, ये इसकी इलीगल स्टॉकिंग करते थे और इलीगल तरीके से ये युवाओं को ये कैप्सूल एक सस्ते नशे की तरह उपलब्ध करवाते थे, जिसकी वजह से हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बिगड़ता चला जा रहा था।
तो इन्हें आज कुकड़ा ग्राउंड से गिरफ्तार करके इन 6 के 6 अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 76,800 ट्रामाडोल कैप्सूल, जिनकी बाजारू जो कीमत है वो 20 से 25 लाख रुपए, इनको गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष जेल भेजा जा रहा है। मथुरा के महावन तहसील अंतर्गत बलदेव विकासखंड ग्राम पंचायत नरहोली जन्नारदार में मजरा खडेरी के ग्रामीणों ने विकास कार्यों की लापरवाही का आरोप लगाया है, विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सामुदायिक शौचालय लंबे समय से बंद पड़ा है, जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है और कई बुनियादी जो सुविधाएं हो बदहाल है। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि ग्राम प्रधान लंबे समय से गाँव नहीं आए हैं और जिम्मेदार अधिकारी भी समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और गाँव में मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की। विधायक जी भी इधर नजर नहीं डालते हैं। ये विधानसभा में बलदेव विधानसभा में ये गांव है ही नहीं। सबसे पहला काम ग्राम प्रधान का होता है। ग्राम प्रधान जी का क्या रुख है इधर? प्रधान जी अपने उसमें मस्त है, अपने गांव में विकास कर रहे हैं, इस गांव में विकास नहीं कर रहे हैं। अपने गांव में विकास कर रहे हैं। उनके गांव की स्थिति कैसी है? उनके गांव की स्थिति ऐसी है, अगर एक भी अगर नाली हो, वो गली होगी वो भी पक्की मिलेगी उसमें। कितने गाँव की पंचायत है? ये 2 गाँव की पंचायत है। नरौली जुन्नारदार पंचायत है ये हमारी। इसमें 2 गांव जुड़े हुए हैं, खड़ेरा और नरौली जुन्नारदार। नरौली ग्राम प्रधान जी का क्या नाम है? विजेंद्र शर्मा। अच्छा, प्रधानपति है, लेडीज उनकी घरवाली पत्नी है उसकी। तो प्रधान जी की कोई नजर नहीं है इन गाँव में। इकट्ठे होकर के या किसी पत्राचार वगैरह लेटर वगैरह डाला आपको? हमने 1076 पे कंप्लेंट की है, सीएम साहब से भी किया है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वीडियो सेक्रेटरी आते हैं और अपनी कागज की कार्रवाई पूरी करके चले जाते हैं। इस गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। पूरा गांव नाली खरंजे सब बंद है। पूरी 5 वर्ष ऐसी बीत गई। इसमें 5 साल नहीं, इसमें 50 साल हो गए सर। 50 साल से गांव में देखिए कोई भी विकास नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? कोई प्रधान यहाँ का जो है कार्य नहीं कराता? क्या कारण रहा? ये कारण है कि हमारे गांव की वोट कम है। जो उधर जो बड़ा गांव है उसमें वोटिंग ज्यादा है, तो उसी गांव का प्रधान होता है। इस गांव में कभी प्रधान हुए हैं? हाँ, एक बार हुआ है। अरे जो पंचायत में हुआ है वो एक बार हुआ है। उन्होंने 1-2 खरंजा कराया था अपने उसमें। कितने वर्ष पहले? जो उन्होंने आज से करीब 10-15 वर्ष। यानी कि आपके गांव के साथ पक्षपात हो रहा है। यानी इस गांव का कोई प्रधान नहीं होता तो विकास भी नहीं करा। विकास नहीं होता हमारे गाँव, कोई विकास नहीं होता, कोई विकास नहीं होता हमारे गाँव। गडरिया है और बामन निखाल से बामन है, जाके 6 ही वोट है, जावे का बात है। अच्छा, ये कारण है। और बाकी 12 की वोट है, हम तो दूने पड़ रहे हैं। मतलब उसी गांव के प्रधान बना लेते हैं, चुन लेते हैं, उसी गांव में विकास होता है। उसी गांव में विकास होता है। 60 साल से कोई नरौली ने कोई काम ही नहीं कराया इस गांव में। ना ब्लॉक प्रमुखों ने करा दिया। लेकिन अधिकार तो आपका भी है, विकास आपके गांव में भी होना चाहिए, अधिकारियों को कराना चाहिए। इस तरीके से आपके साथ ये रवैया क्यों हो रहा है? अधिकारी तो अब ना सुन ले, अभी ना अधिकारी सुन ले, रोज आते वीडियो आएगा, सेक्रेटरी आएगा, सब आएंगे और हम 76 पर रिपोर्ट, गांव की 100 रिपोर्ट है 76 पे। कभी एसडीएम साहब के पास गए या जिला अधिकारी महोदय के पास गए? आए खूब सा रिपोर्ट एसडीएम का, सीएम योगी तक लग रही है रिपोर्ट, लेकिन कोई नहीं सुनने को। कोई नहीं ना। ज्वाला लग रहा है साहब, भाई घर को पानी बंद है, वो ज्वाला रिपोर्ट कर रहा है, 6 महीना आते ऐसी पानी भर रहा, कोई ना सुन रहा, एक बात तक आए हो तो। शामली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंपों पर डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। आपको बता दें, स्वाट और थाना भवन पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शामली के जियो पेट्रोल पंप समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न इलाकों में पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया था। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से हथियार, लूट की वारदात में इस्तेमाल किए गए जो सामान है, नकदी भी बरामद की है और ऐसे में अब आगे की कार्रवाई जारी है। एक्चुअल में 3/4 की रात्रि में थाना भवन के किंड कस्बा है, वहाँ की एक हमारी बहुत ही बड़ी पेट्रोल पंप है जो रिलायंस की है। उसमें रात्रि लगभग 2 बजे वहाँ पे कुछ 7-8 लोग आए स्कॉर्पियो गाड़ी से और इन लोगों ने फायरिंग की, वहाँ से कुछ गैस का डिब्बा लेके फरार हो गए थे और इन लोगों ने वहाँ पे जानलेवा फायरिंग भी की। तत्काल थाना भवन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरे द्वारा हमारे एएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे थाना भवन सीओ श्याम सिंह, एसएचओ थाना भवन विजेंद्र रावत और स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया, उनकी टीम को हमने लगाया था इसमें। और इन लोगों ने कल रात में पुलिस कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये बहुत ही कुख्यात 5 डकैत हैं जो 5 मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका नाम क्रमशः साबिर, अमन, मोहसिन, जसवीर और काला है और ये 2 लोग अभी फरार इसमें हैं। ये सभी मूलतः जनपद पानीपत और सोनीपत के रहने वाले हैं और ये सब पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इन लोगों ने इससे जब विस्तार से पूछताछ हुई, लोगों ने बताया कि लोगों ने कुल अभी 5 डकैती घटनाएं कारित की हैं। लोगों ने इसमें सारी डकैती थी। इनके गैंग में कुल 7 लोग सम्मिलित थे। इनकी पहली घटना मुरथल में जनपद सोनीपत में किया और दूसरी घटना इनकी बाबेला में जनपद पानीपत में हरियाणा में हुई। तीसरी घटना हमारे यहाँ हिंड कस्बा
थाना भवन जनपद शामली में हुई, चौथी घटना सरधना कस्बे में जनपद मेरठ में हुई और पांचवी और अंतिम घटना इनकी छपार कस्बा जनपद मुजफ्फरनगर में हुई थी। ये बहुत ही कुख्यात गैंग है। इसमें एक लड़का जसवीर जो पहले पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, उसके आइडिया से लोगों ने पंप लूटना शुरू किया था। इनके जो गैंग का लीडर है वो साबिर उर्फ बाबा है, जो मूलतः गन्नौर जनपद सोनीपत का रहने वाला है। इन लोगों ने एक बड़ा गैंग बना रखा है। ये बड़ी घटनाएं 5 डकैती की हुई थी, इनमें लोगों ने जानलेवा फायरिंग भी की थी। इनके पास से कुल मिला के अभी ऑटोमेटिक 32 बोर की 3 पिस्टल बरामद हुई है और 2 कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई है। बहुत सारे कारतूस बरामद हुए हैं। क्योंकि डकैती में रात में लोग कम पैसे पाते थे, तो इस सब मिला के इनके पास से लगभग 60 से कुछ ज़्यादा ही हज़ार रुपए से कुछ बरामद हुए हैं। और इसके अलावा जो स्कॉर्पियो गाड़ी यूज किए थे वो भी बरामद हुई है। आपको स्पष्ट कर दूं मैं कि यह एक ऐसा गैंग है जो अपनी निजी गाड़ी यूज नहीं करता है, बल्कि सोनीपत में एक ट्रेवल एजेंसी है जिससे 5,000 रुपये पर लोग गाड़ी किराए पर लेते हैं, उसी का नंबर प्लेट चेंज कर लेते हैं और पूरी हुलिया बदलते हैं गाड़ी की अपनी, और स्वयं अपने मुख को चुनरी से या गमछे से बांध देते हैं, इससे उनकी पहचान न होने पाए। अपना मोबाइल नंबर लोग बंद कर लेते हैं। ये लोग घटना कारित करते हैं, ये इसके बाद फिर ले जाकर के इसको गाड़ी को वापस कर देते हैं। फतेहपुर में पति और पर कथित जानलेवा हमले का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, औंग थाना क्षेत्र के परसेतपुर गांव में एक महिला पर अपने पति की हत्या की कोशिश करने का आरोप है। परिजनों का दावा है कि महिला ने पहले पति पर डंडे से हमला किया, फिर उसे चारपाई से बांध दिया और बिजली का करंट लगने की कोशिश की गई। आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल युवक को पहले से जिला अस्पताल और बाद में कानपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह लगभग 3:20 पे संजीव तिवारी नाम के एक व्यक्ति जो कि औंग से थे, वो गंभीर अवस्था में चोटिल होकर के इमरजेंसी में आए थे। उनके परिजनों ने बताया कि तार से बांध करके करंट लगा करके और सिर पे कई बार गंभीर चोट मार करके इनको जो है घायल किया गया है और मरीज घायल की अवस्था में इमरजेंसी में आए थे। उसके बाद प्राथमिक उपचार करने के बाद जब मरीज की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ तो उनको कानपुर हेलेट के लिए रेफर कर दिया। जो कुछ नहीं, मैं शाम को घर पे नहीं था, ये और काम करके आए थे हलवाईगिरी का। जब ये घर पहुंचे तो ऐसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो किसी ने इनके सर पे डंडे से वार किया। जब घर के अंदर धीमे से गए तो चारपाई पे लेटे तो चारपाई पे इनकी बीबी ने इनको बांध दिया। बांधने के बाद इनको फिर एक डंडे से मारा लोहे के राड से। उसके बाद इनके पैर पे करंट लगाया गया और हाथ की उंगली में करंट बांधा गया तार। जब उन्होंने उनसे कहा कि रन्नू, उनकी पत्नी का नाम रन्नू, और उन्होंने कहा कि रन्नू छोड़ दो, करंट ना दो, तो ये हमारे घर के अगल बगल के 2 लोग हैं, उन्होंने सुना तो वो दौड़ के गए। उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा मामला, तो वो दीवार फान के अंदर गए तो उन्होंने करंट हटाया। तभी लोग ने हमको बुलाया रात में, भाई मैं दूसरे मकान पर रहता हूँ। तब मैं आया तो इनकी हालत इतनी गंभीर थी कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी इनको बिल्कुल जान से मार देने की वो थी। एटा के निधौलई कला क्षेत्र के ग्राम रामपुर मजरा धौलेश्वर में पिछले कई सालों से जलभराव और टूटी नालियों की समस्या ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। आरोप है कि मुख्य मार्ग करीब 5 सालों से दलदल में तब्दील है, जिससे आवागमन प्रभावित होने की साथ ही संक्रमक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। समस्या से परेशान दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी जो है उनके दरबार पहुंचे हैं, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, तत्काल समाधान की मांग की। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन ने मामले पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विकासखंड निधौली कला के ग्राम पंचायत धौलेश्वर रामपुर के कुछ यहाँ ग्रामीण लोग आए हुए हैं जिला अधिकारी कार्यालय पे, जो कि इनकी कुछ समस्या हैं। इनका कहना है कि यहाँ लगातार 5 साल बीत जाने के बाद भी जो गांव के मुख्य मार्ग है वो जल भराव में तब्दील हो चुका है। वहाँ पर क्या समस्याएं हैं और किस वजह से इनका यहाँ पर दर्जनों की संख्या में लोग जो आए हैं शिकायत करने, बात करने का प्रयास करते हैं, क्या इनकी कुछ जानकारी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेष कुमार है। अच्छा, क्यों आज आप यहाँ आए हुए हैं? इसलिए आए साहब कि हमारे गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और 4-5 साल से पानी भरा हुआ है और हम सभी लोग निकलने में इतनी परेशानी हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा, कोई रिश्तेदार भी आते तो भी गिर जाते, लेडीज भी गिर रही हैं। तो हम डीएम साहब से इसलिए आए हैं कि अपना समस्या का समाधान अगर सरकार हमारी कोई व्यवस्था बना दे तो अच्छी बात है, थोड़ा पानी वानी निकल जाए तो हम लोगों की रहने में थोड़ी सुविधा मिल जाए। इसकी शिकायत आपने कहीं डीएम उसके अधिकारी होते हैं या जांच बार की जाए, शिकायत आते हैं चले जाते हैं, समाधान कोई नहीं है।
क्या कहेंगे जो लगातार ये शिकायत लगातार क्या हमारे गाँव का पानी जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं, इनमें बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है करीब 4-5 साल से लगातार। हम भी लोग निकलते हैं, हमें भी बीमारियां सामना कहीं भी गंदा पानी होता है, जैसे बीमारियां तो अनेक बढ़ती हैं, तो हमें सामना करना पड़ रहा है। हमने कई बार शिकायतें की हैं, प्रधान से भी हमने कहा हमारे गाँव का पानी का निकास करवा दो, लेकिन ब्लॉक में भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें केवल जाते हैं, देख के लोग वहाँ से चले जाते हैं अधिकारी लोग, कोई भी समाधान नहीं होता हमारे पानी का। उत्तर प्रदेश के चंदौली में धान की फसल के लिए सिंचाई संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें, माइनरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, किसान परेशान है, लेकिन सिंचाई विभाग के कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी नदारत मिले। मौके पर केवल चौकीदार ही कार्यालय का कामकाज संभालता दिखाई दिया है, जबकि किसान अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के इंतजार से में भटकते रहे। किसानों का आरोप है कि धान खेती संकट में है, लेकिन विभागीय अधिकारी उनकी सुनवाई के बजाय बैठकों में व्यस्त है। पूरे मामले को लेकर विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। और ये जहां हम लोग खड़े हैं, ये जसुरी माइनर के नाम से जानी जाती है। कटसीला हेड से निकल करके पड़िया तक नदी, गड़ी नदी में जाके मिलती है। और इससे कम से कम 15 गांवों की हजारों एकड़ की सिंचाई होती है। और जब से ये नहर शुरू हुई है, जब से चल रही है, तब से इस नहर की यही दशा है, पूरी घास से पटी हुई है। और हम लोग एकदम परेशान हैं। सिंचाई विभाग में दौड़ दौड़ के थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। कागज में लोग दिखा देते हैं कि पूरी सफाई हो गई है, और मौके पर ये स्थिति है। कोई आया था अधिकारी शिकायत के बाद? नहीं, कोई नहीं आया था यहाँ, न कोई आया है न कोई आने वाला है। हम लोग अपने से हाथ अपने मजदूरों को लगा करके थोड़ा बहुत काम चलाऊं साफ करा के अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद भी पानी की इतनी कमी है कि एकदम सामने हमारे खेत पड़ा हुआ है, एकदम सूखा हुआ है नहर के नीचे। चंदौली धान का कटोरा है। हाँ, चंदौली धान का कटोरा है। और लोग कहते हैं कि वो धान के वो कटोरे में जो है सारी सुविधा मुहैया है, लेकिन अधिकारियों का ये हाल है कि सरकार को पलीता लगा रहे हैं। कोई भी सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि आया था? नहीं, कोई ना सत्ता पक्ष का, ना कोई नहीं आता, देखने तक नहीं आता है। हाँ, हम लोग एकदम अंतिम परेशान है। और जिलाधिकारी मुख्यालय के 3 से 4 किलोमीटर दायरे में माइनर है, इससे ज़्यादा नहीं है। रोज मीटिंग होती है? हाँ, कलेक्ट्रेट में मीटिंग होती है, बस वही कागज पे सफाई हो जाती है, कागज पे सारा काम हो जाता है, मौके पर ये हाल है। मथुरा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह के नेतृत्व में तड़के में जनपद के 4 थाना क्षेत्रों में साइबर हॉटस्पॉट गांव में एक साथ छापेमारी की जा रही है। इस महा ऑपरेशन में ड्रोन कैमरे, आधुनिक तकनीक की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मौके में बड़ी संख्या में संदिग्ध मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जबकि कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभियान अभी जारी है। जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप अवगत हैं कि साइबर क्राइम से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, और डीजी सर के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके क्रम में जो हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें चिन्हित करके वहाँ पे हमारी टीमें अभी छापेमारी कर रही हैं, और कई लोगों को इसमें अभी पूछताछ हेतु उठाया गया है, क्योंकि ये कार्रवाई अभी प्रचलित है। और तड़के 5 बजे से ही टीम्स रेड कर रही हैं जो सभी साइबर हॉटस्पॉट्स हैं, और वहाँ से जो कुछ भी एविडेंसेस मिल रहा है, जैसे मोबाइल फ़ोन इत्यादि, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। और ये पूरा ऑपरेशन अभी कुछ देर और चलेगा, और जो भी इसमें साइबर अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमेठी में जामू थाना क्षेत्र के बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। लखना बसंतपुर गांव में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। लाठी डंडों के साथ धारदार हथियार भी चले। इस हिंसक झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों में तहरीर देकर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल गाँव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फर्रुखाबाद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर ने अमानक स्कूली वाहनों के संचालन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एसएमए, एसआरटीओ, बीएसए और डीआईओएस को ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। डीएम ने स्पष्ट किया कि ई रिक्शा, टैक्सी और साथ ही मारुति वैन जैसे गैर मानक वाहनों से बच्चों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
वहीं भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर भी स्कूल संचालकों से वाहन की फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की निर्धारित क्षमता से ज्यादा बच्चों को न बैठाने की अपील की। ये स्कूल संचालक हैं जो क्षमता से छात्र छात्राओं को बैठाते हैं, जान से खिलवाड़ करते हैं, इनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें आज जिला स्तरीय विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पूरे जनपद में एक जनप्रतिनिधि द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना था। और इस बैठक में पुलिस के भी अधिकारी मौजूद थे और जो बीएसए हैं, डीआईएस हैं, जिनके अधीन सभी विद्यालय हैं, वो भी उपस्थित थे। इस समिति द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी बीएसए और डीआईएस अपने स्कूलों में जितने वाहन हैं जो प्रॉपरली उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ है, वो पूरी सूचना ले लें और उनको निर्देशित भी कर लें कि यदि किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, परमिट नहीं है, तो उसको तुरंत लेके अपने जितने भी मानक हैं उसको कंप्लीट करा लें। और बिना मानक के कोई भी बस रोड पर नहीं चलेगी, चाहे वो बच्चों की क्षमता से संबंधित हो और सुरक्षा मानकों से संबंधित हो। ई रिक्शा है, ई रिक्शा अलाउ नहीं है एआरटीओ की तरफ से, या मारुति वैन है, ये भी संचालित हो रहे हैं स्कूली वाहनों में। इसके संबंधित एआरटीओ को भी निर्देशित कर दिया गया है और सभी थाना अध्यक्ष को भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो अलाउड नहीं है स्कूल के मानकों में, वो अलाउ नहीं। भाई, सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई, जिसमें आपके द्वारा क्या निर्देश दिए, किस तरह से पालन कराने के लिए कहा गया है स्कूल संचालकों से? सुरक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और भविष्य के लिए हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। इस उद्देश्य से मेरा अनुरोध सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से एवं उनके प्रधानाचार्यों से है कि अपने वाहन के फिटनेस और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा करके रखें तथा संचालन में विशेषकर चालकों को ये निर्देश रहें कि उनका वाहन गति सीमा के अंदर ही चले। बच्चे सुरक्षित हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने विद्यालय के वाहनों की फिटनेस, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका रिन्यूअल जो भी है अभी तक अपेक्षित रहा है उसे पूर्ण करने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित जाएं और सुरक्षित घर पहुंचें। इसी संचालक हैं जो क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं को बैठाते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ इसके लिए परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है और निश्चित रूप से इसमें इस विषय पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए कि निर्धारित संख्या में ही छात्रों को ले जाने का काम करें, अन्यथा परिवहन विभाग की अगर कोई कार्रवाई होगी तो उन्हें परेशानी जरूर होगी। चित्तौड़गढ़ में मानसून के दस्तक के साथ ही नगर परिषद की नाला सफाई व्यवस्था सवालों के घेरे में आ चुकी है। शहर के बड़े नालों की सफाई के करीब 22 लाख रुपए का ठेका दिया गया है, लेकिन अब तक प्रशासनिक दावों और ठेकेदार के बयानों में विरोधाभास सामने आने लगा है। नगर परिषद आयुक्त ने संतोली माता मंदिर के पीछे स्थित नाले की सफाई पूरी होने का दावा किया, जबकि संबंधित ठेकेदार ने उसी नाले की सफाई अभी तक होने की बात कही है। मौके पर भी सफाई के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने से नगर परिषद की निगरानी व्यवस्था और कार्य की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। मानसून के सत्र को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में नाला सफाई के लिए 25 लाख रुपए का हमने टेंडर किया है। समय रहते हमने काम भी शुरू करवा दिया था। 3-4 जगह जो मुख्य रूप से मेरी जानकारी में है कि कलेक्ट्रेट के पास रेलवे स्टेशन, एक ये अंडर ब्रिज है, एक ये रामपुर के आसपास जगह बरसात के समय में ज्यादा समस्याएं लगी हैं पिछले वर्षों में। इस बार 1-2 बार जो अच्छी बरसात हुई इसमें वहाँ पर जल भराव की समस्या पैदा हमने नहीं होने दी। बाकी नाले भी हम सब साफ करवा रहे हैं, छोटे बड़े नाले हमने सब चिन्हित कर रखे हैं। यहीं से और भी शिकायत आती है ऐसी कि नाला साफ नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, तो उसकी निरंतर करवा रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि चित्तौड़गढ़ में कितनी भी तेज बरसात आए, जल भराव जैसी कोई समस्या नहीं होने देंगे। तेज बरसात आएगी तो हो सकता है 10-5 मिनट समय पानी निकलने में जो लगेगा वो लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आए। जो पार्वती गार्डन से लेके रमेश चंद्र जी डॉक्टर हैं अपने चार्म स्ट्रीट, वहाँ से लेके इधर नीचे तक जो ये अपने सुदर्शन जी के मकान से आगे तक का किया है मैंने। एक बार ये रेलवे स्टेशन वाला जो खुला जो चैम्बर खुलवा के वो मैंने नाले किए हैं। एक रामपुरी वाला जो चैम्बर खुले थे वो किए हैं।
और सुभाष कॉलोनी में नीचे उधर जो अपना मेडिकल का जो एफसीआई गोदाम के नीचे वहाँ किया है। चंदेरिया में रोलाइडा रोड पे किया है और चांटीखेड़ा रोड पे किया है और एफसीआई गोदाम के पीछे किया है चंदेरिया में। लेकिन आपके नाले साफ करने के बावजूद भी कंडीशन ये कहीं बार जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो तो सर आप ही समझते हैं इस चीज का, कोई जैसे एक्स्ट्रा पानी गिरेगा जो एकदम से निकल नहीं पाता है, फिर उसमें क्या होता है बीच में जो पानी की लाइनें निकली हुई है उसमें कोई घर का कनेक्शन की पाइप निकली तो आगे से कोई थैली वैली देके तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे की बात करें और संतोषी माता पीछे का रेरा है वहाँ पे नटराज होटल से वो तो करवा दिया है, पर एक जो मेन बड़ा नाला है वो रेरा है, वो करवाना है, तो एक आध दिन में वो भी हो जाएगा। पशु चिकित्सालय से लेके कोतवाली के पीछे वाला नाला भी है। पीछे एक दिन जो जमादार जी हैं एसआई साहब उन्होंने एक दिन लेबर लगाई थी पर वो भी प्रॉपर नहीं हुआ, वो उसमें है काम। और संतोषी माता के मंदिर के पीछे वाला जो अप्सरा सिनेमा दे रहा है। बाकी मेन जो नाला है अपना रामपुरी से जो चलता है राठी डॉक्टर के होते हुए उसका लेके पीछे होते हुए अपने सुभाष चौक होते हुए ये मेन नाला है जो पूरा लोगों ने इस पर रिस्ट्रिक्शन करके पैक कर दिया, इसकी सफाई हो नहीं पा रही है। इस वजह से सुभाष चौक सब्जी मंडी के बाहर और राणा सांगा चौराहे पे जो अच्छा टाकी के पास पानी भरता है, इसका मुख्य कारण ये है कि यह नाला अगर इनको सबको नोटिस देकर ओपन करा दिया जाए तो मुश्किल से 2 साल तक की ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। वो 6 फीट गहरा नाला है, देख लिया मैंने, उसको आदमी भी उतारा था उसने, जहाँ चैम्बर लगे उसने फोन के साथ किया, पर जब तक प्रॉपर पूरा खुल के ओपन होके सफाई नहीं होगी जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होगी। नहीं, अभी जो टेंडर दिया आपको, क्या टेंडर में कोई देरी हुई है? को दिया था 6 जून को दिया था, 6 जून 2026 को टेंडर वर्क ऑर्डर जारी किया था। तो मेरी 10.89% बिलो होने से 25 लाख का टेंडर जो 22 लाख का रह गया है और ये मुझे ऐसी कार्य की समाप्त करने की होगी इसलिए मेरा 4 जून 2027 तक। आजमगढ़ में वन स्टॉप सेंटर में एक दुखद घटना आपको बता देते हैं। काउंसलिंग के बाद परिजनों द्वारा साथ ले जाने से इनकार किए जाने पर वन स्टॉप सेंटर भेजी गई एक युवती ने देर रात कथित तौर पर फांसी लगा ली। काफी देर तक बाहर नहीं आने के बाद कर्मचारियों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जहां युवती फंदे से लटकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना सिधारी में स्थित एक शेल्टर होम में एक बच्ची के टॉयलेट में फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस फील्ड यूनिट और वरिष्ठ अधिकारी और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। अभी तक की जो जांच है उसमें सामने आया है कि बच्ची सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट जाने के बहाने टॉयलेट में गई और वहां पर उसने फांसी लगा ली। जब घंटा 1.5 घंटा तक टॉयलेट नहीं खुला तो वहां के जो स्टाफ हैं उन्होंने दरवाजे में एक छेद करके उसमें से देखने का प्रयास किया तो उनको ये मालूम हुआ कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि वहां पर लगे हुए सीसीटीवी का अवलोकन किया गया जिसमें बच्ची अपनी मर्जी से टॉयलेट के अंदर जाती हुई दिखाई देती है और इसके अलावा जो ये प्रकरण है उसकी संपूर्ण जाँच से ये प्रतीत हुआ है, अभी तक की जाँच से ये प्रतीत हुआ है कि बच्ची एक लड़का जो है वो उसको पहले बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में पूर्व में अभियोग नियमानुसार पंजीकृत हुआ और पुलिस ने उसमें नियमानुसार कार्रवाई की थी। उसके बाद पुनः उस युवक द्वारा उस बच्ची को बहला फुसला के भगा ले जाया गया। इस संबंध में उसके परिजन जो थे वो बच्ची से नाराज़ थे, उन्होंने बच्ची को घर ले जाने से इनकार कर दिया जिस वजह से नियमानुसार बच्ची को शेल्टर होम भेजना पड़ा। परिजनों से इस विवाद और प्रेम प्रसंग के तनाव में संभवतः बच्ची ने आत्महत्या की है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई। बोकारो में ESL स्टील लिमिटेड ने ग्रामीण विकास, टिकाऊ कृषि और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिलेट मिशन की शुरुआत कर दी है। इस पहल के तहत 500 एकड़ भूमि पर मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने वाली सुविधा दी जाएगी। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेट आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण, साथ ही पैकेजिंग और विपणन से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, जलवायु अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले को करीब 14 साल के इंतजार के बाद अपनी अस्थायी जिला पंचायत कार्यालय मिल गया है। संभल रोड स्थित करीब 7.15 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक भवन का लोकार्पण प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने किया है। मंत्री ने इसे सुशासन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि अब जिला पंचायत के कार्य बेहतर सुविधाएं और आधुनिक व्यवस्था के साथ संचालित होंगे।
ऐसा है कि इतना सुंदर जिला पंचायत का भवन आपने देखा होगा और ये मात्र 7.25 करोड़ रुपए में बना है। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात है वो भी है और सुशासन किस तरीके से स्थापित होना चाहिए वो भी है और नागरिकों को अच्छी तरीके से सभी सुविधाएं मिल सके उन बातों को भी यहाँ सम्मिलित किया गया है और कम समय में मात्र 16 महीने में इतना अच्छा भवन बनाकर खड़ा कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, उसकी दम है, ताकत है, नहीं तो तमाम लुटेरे और गुंडे ठेकेदार उसको बनने ही नहीं देते, लूटपाट करके बर्बाद करते। मंत्री जी, एक सवाल हो रहा है कि जैसे मुख्यालय का मुख्यमंत्री जी ने काफी दिन पहले उद्घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कर रहे हैं, उसका कब तक? उसका अभी आपने देखा होगा कि मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात भी की है और बैठक में भी मैंने उनको कहा है कि जल्द से जल्द इस जिला मुख्यालय का निर्माण कार्य कराएं ताकि यहाँ की जो पब्लिक है, लोग हैं, उनको सुविधाएं को अच्छी तरीके से जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप उनको सुविधाएं मिल सके और जिला मुख्यालय के निर्माण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी योजना के साथ यहाँ पर चल रहे हैं, लगभग 300 एकड़ जमीन यहाँ पर ली गई है जिसमें जिला का मुख्यालय के साथ साथ और भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी जिला का मुख्यालय यहाँ पर जनता की सेवा में अर्पित करने का अवसर। विपक्ष के लोग 2027 में अपनी सरकार का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति रहने वाली है? ऐसा है कि 2027 में 2017 हम रिपीट करेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। 2027 के बाद समाजवादी पार्टी की दशा वही होगी जो टीएमसी की पश्चिम बंगाल में हुई। समाजवादी पार्टी के अपने सांसद, अपने विधायक आज उसके बस में नहीं, छोड़ कर जाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनका ना तो कोई दिशा है, ना कोई मुद्दा है और ना कोई रोड मैप है। किस योजना के साथ जनता के बीच में जाएंगे? केवल एक जाति का शोर मचा रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को साथ समाहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी का सहयोग हम भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में सरकार। और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से लगातार हो रही यहाँ पर भारी बारिश का असर अब कर्नाटक के चिकोड़ी उपखंड में भी दिखाई देने लगा है। कृष्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण 8 निचले स्तर के पुल जलमग्न हो गए। वहीं चिकोड़ी तहसील के कलोड़ और यट्टर गांव के पास स्थित दत्त मंदिर भी पानी की चपेट में आने के कगार पर पहुंच गया है, जिसके चलते मंदिर में पूजा अर्चना रोक दी गई। कृष्णा नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी और जलमग्न क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। घाट प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कर्नाटक बेलगाम जिले के चिकोड़ी उपमंडल में निचले स्तर की जो है पुल है वो पूरा जलमग्न हो चुके हैं। तो आज हम कर्नाटक बेलगाम जिले के चिकोड़ी तहसील के यडूर कल्लोड जो यहाँ पर एक कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के पास आए हैं। तो अब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का पानी का बहाव इतना तेजी से, यहाँ पर जो एक दत्त मंदिर है वो भी डूबने के कागार पर दिखाई दे रहा है। चिकोड़ी उपमंडल में करीब 8 जो निचले स्तर के पुल हैं वो पूरा का पूरा जलमग्न हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो जिला के अधिकारी लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर सूचना दिए हुए हैं, ब्रिगेड लगाए हुए हैं कि यहाँ पर कोई भी नदी के किनारे न जाए। नदी के किनारे यहाँ पर सूचना फलक और नाम भी लगाए हुए हैं और यहाँ पर उन लोगों को बताया गया है कि कोई भी यहाँ पर सार्वजनिक नदी के किनारे पर न आए। कैमरामैन मानतेश के साथ प्रमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। बिहार के दरभंगा जिले के पतोर थाना क्षेत्र स्थित चंचल नगर में बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान संदिग्ध विस्फोट होने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान लोहे की रॉड में टंगा एक झोला हटाते ही तेज धमाका हो गया। घायलों को इलाज के लिए ऐसे में भर्ती अस्पताल में कराया गया है, जहाँ एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जाँच को शुरू कर दिया है। तो मैंने उस बात को लेकर के कंप्लेन किया, थाने भी गया, उसके बाद कोर्ट से FIR हुआ। FIR होने के बाद में कई बार धमकी दिया उसने कि काम बंद कर दो, लेकिन मैं काम कराते रहा धीरे धीरे करके। अपना बाउंड्री वॉल हो गया था, गेट नहीं लगी थी, जिसकी वजह से 4 दिन से गेट बनाने के लिए मैंने दे रखा था तो बनाया नहीं। वो 4 दिन से मेरे को गोली दे रहा था, कह रहा था कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। आज क्या हुआ? आज कुछ विवाद, मतलब कि हम थे ही नहीं, काम में बंद था तो हम चले गए थे घर। सुबह आए थे, एक बार घूम करके चले गए। अब मालूम हुआ घर पे था तो मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे आपके ज़मीन पे कोई बम फटा है।
तब वहाँ से भाग करके आया तो पता चला कि जो 2 मजदूर थे और वो मजदूर के एक का हाथ डैमेज बता रहे हैं, एक का सर पे चोट। कैसा बम था यहाँ? अब सर ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं देखा ही नहीं तो क्या बताऊँ। ये सुबह में आए थे, के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सुनिए, ये सुबह में आए थे, एक अगर झोला टंगा हुआ था, ये बोले क्या झोला में क्या है, बोला कि हमरे मालूम नहीं है इसमें क्या है। तो दोनों लेबर सेटिंग उठा रहा था, खोल रहा था। खोलने के बाद वो झोला उठाया, एक आदमी खोला ना, वही जगह समझ गए। ये झोला में किससे पूछा गया कि इसमें क्या है? यही सर बोले क्या कि इसमें खाना, किसी का खाना होना है, रखिए। हाँ, ये जो भी गए। अच्छा, समझ गए। तो वही निकाल के अंदर रख, बाहर निकाला। ये पूछे, ये भूल गया, ये बोला नहीं, आधा बात बचाव कर रहा है। बिहार के कैमूर जिले की परिवहन विभाग की जांच चौकी पर कथित अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। को बता दें, मोहनिया में पुलिस की छापेमारी के दौरान 4 सैप जवानों समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ट्रक चालकों से बिना किसी वैध चालान या फिर रसीद के जबरन रुपए वसूले जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 57,760 रुपए नकद और 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। दिनांक 6/7/2026 को देर रात को मोहनिया थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहनिया टोल प्लाजा के पास जो है प्रतिलिप्त कुछ सैप के जवान हैं और कुछ आम नागरिक ये जो साथ में मिलकर अवैध वसूली कर रहे हैं। और इस सूचना को जब पुलिस अधीक्षक महोदय कैमूर ने संज्ञान लिया तो तुरंत एक छापेमारी दल का गठन हुआ और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पहुंची घटनास्थल पर। और वहाँ पे परिवहन विभाग के वाहन जांच केंद्र के पास 2 झोपड़ियाँ पाई गई। एक झोपड़ी जो था वो रोड के एक साइड था जो मोहनिया से बनारस को जाता है और दूसरे साइड जो बनारस से मोहनिया को जाता है। और दोनों ही साइड में एक झोपड़ी के पास 3 आम नागरिक थे और एक के पास 2 आम नागरिक थे और ये लोग मिलके सैप के जवानों के साथ अवैध वसूली कर रहे थे। इनके अलावा कुछ अज्ञात लोग भी थे और ट्रकों से ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे। छापेमारी दल ने जब इन लोगों को पकड़ा, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 सैप के जवान थे और 5 ये जो आम सिविलियंस थे। तो इनसे जब पूछताछ की गई इस मामले को लेकर तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और कुल जो ये जगह है यहाँ से 57,760 रुपया बरामद किए गए और 9 मोबाइल भी बरामद किए गए। और इस मामले में ये जितने भी 9 लोग हैं इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। FIR भी दर्ज कर दिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे सर? टीम का नेतृत्व DSP ट्रैफिक कर रहे थे। किन वाहनों से पैसे की गाड़ी? ट्रकों से हो रही है। तो क्या ये परिवहन विभाग के अधिकृत लोग थे या फिर? इसमें मामले की जांच हो रही है। वहाँ पे मौजूद कुछ ट्रक ड्राइवर ने, ट्रक चालकों ने कहा कि उनके साथ अवैध वसूली किया जा रहा है और उनको इसके बदले कोई पावती या रसीद नहीं दी जा रही और इस मामले में और जांच किया जा रहा है। जैसे कि 9 मोबाइल मैंने कहा कि जब्त हुआ है तो उसका अवलोकन किया जा रहा है और आगे अनुसंधान में जो बात है कितना पैसे की गाड़ी होती है ये जानकारी नहीं स्पष्ट हो पाई है। हम लोग ने बात की है जो अब आम लोग भी थे और जो सैप के भी जवान थे तो उनका प्रति ट्रक वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका बस ये कहना था कि अभी हमारे पास फिलहाल इतने पैसे हैं, अभी उनको और अनुसंधान में आगे बात पता चलेगा। सर गिरफ्तार लोगों में कौन कौन है? 4 सैप के जवान हैं और 5 आम नागरिक हैं। जो आम नागरिक है उसके नहीं, वो आम नागरिकों का कहना है, जो पूछताछ में आया है उनका कहना है कि इन्हीं सैप के जवान के कहने पर ये आते थे और जो ट्रॉली लगाते थे और ट्रॉली को लगाने के बाद उसको हटाने और लगाने का काम था। बेसिकली उनके इशारों पर, सैप के जवान के इशारों पे ये ट्रॉली को या तो खोलते थे या तो बंद करते थे और उसी के हिसाब से ट्रक को आने जाने का मार्ग दिखाते थे। सभी आम नागरिक लोकल थे या फिर उनके द्वारा बनाए गए? लोकल कैमूर जिला के हैं सब। कितने दिनों से कार्य चल रहा था सर? इनका कहना है कि जो 5 सिविलियंस हैं इनका कहना है कि ये महीने में 20-25 दिन इसी काम में रहते हैं और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। अभी कोई विशेष इन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया। उनको पेमेंट कितना मिलता था, कौन देता था? उनको पेमेंट करीब, उनका कहना है कि रात को जो ये मजदूरी करते हैं, ये जो ट्रॉली वाली जो काम करते हैं, उनको लगभग 300 रुपया मिलता है प्रतिदिन। भुगतान कौन करता था? ये इनके, जैसे इनका कहना है कि इनको ये सैप के जवान ही इनके काम इशारों पे काम कर रहे थे तो उन्हीं से ये पैसा लेते थे। आगे इसमें अनुसंधान चल रहा है। विभाग के किसी पदाधिकारी से बातचीत इसको लेकर के? परिवहन विभाग किसी पदाधिकारी से बातचीत इसको लेकर के? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई हमारे पास। अभी हम बस इन्हीं 9 पे फोकस कर रहे हैं। अगर आगे अनुसंधान में कुछ आता है और हमें लगता है कि अगर बात करनी चाहिए आगे तो हम जरूर करेंगे। सर वहाँ कई वर्षों से अवैध वसूली की जाती थी, आज ही प्रशासन काम किस सकता है? देखिए, अवैध वसूली जो भी पहले की जाती थी उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा।
मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। एसपी सर इन चीज़ों को लेकर बहुत ही सतर्क हैं और वो बेसिकली एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं और जो उनको सूचना मिली, जो हमें सूचना मिली, उनको भी मिली, तो इस पर कार्रवाई की गई। इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों के भी शामिल होने का सवाल है। हमारे सामने तो ऐसा कोई सूचना नहीं आया है, आगे जो अनुसंधान में आएगा तो देखा जाएगा। बिहार के दरभंगा में सुदर्शन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। शहर के बेलवागंज स्थित एक बेकरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, प्रतिष्ठान को बंद कर दिया है। आरोप है कि बिना वैध खाद्य लाइसेंस और आवश्यक मानकों का पालन किए बिना खाद्य सामग्री के निर्माण और बिक्री की जा रही थी। हालांकि कार्रवाई के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रतिष्ठान लंबे समय से नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहा है तो केवल लाइसेंस बनवाने का निर्देश देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। वहीं खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे। फिलहाल विभाग का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की गई है, जबकि स्थानीय लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आज दिनांक 6/7/2026 को 2:10 में कंप्लेन के आधार पर यह था कि वो सुनीता बेकरी विदाउट लाइसेंस चल रहा है। उसके आधार पर हमने औचक निरीक्षण किया और अब पाया भी कि वो बेकरी का लाइसेंस नहीं था। बेकरी का लाइसेंस पहले जिनके नाम था वो डेथ कर चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में नया लाइसेंस नहीं बना पाया। तो ये जो है अंडर सेक्शन 31 ऑफ FSSAI का उल्लंघन है। हमने तत्काल उसको बंद करने का आदेश दे दिया है और उसे फूड लाइसेंस बनाने का उसको बहुत जल्द ही हमारे कार्यालय से नोटिस जाता है। नोटिस मिलने के अंदर वो अपना लाइसेंस, हमने कहा है कि अपने ऑफिस में आके अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके बीच जो है वो किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगा। सर, वहाँ आप तो अभी निरीक्षण करने के लिए गए हैं, क्या क्या कमियां वहाँ पाई गई? कमियां ये है कि एक तो किराए के मकान में वो चल रहा है ना, पर दूसरा है कि बहुत पुराना ही काफ़ी ओल्ड मेथड से उसका बिक्री का निर्माण हो रहा है। खास करके वो लकड़ी से तंदूर होता, लकड़ी के तंदूर में डाल के ही उसको बनाता है और वो काफ़ी पुराना मेथड है बनाने का। अब तो नया मेथड आ गया है कि बिजली के ओवन में आप बना सकते हैं और क्योंकि लकड़ी के जो बनता है उससे धुआं निकलता है। धुआं निकलने से क्या होता है कि अंदर जो है वो धुएं के कारण वो काला सा या गंदगी दिखाई देता है और काफ़ी पुराना ही है, वो नया है नहीं। उसको अगर हमने उसे सलाह दिया है कि मॉडर्न तरीके से बनाओ, बिजली का ओवन लेके बनाओ ताकि प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और ये बस्ती के बीच है। दरभंगा में अवैध रूप से चल रहे बेकरी पे खाद्य सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई। अभी अनियमितताओं को लेकर जो बेकरी चल रहे थे, जिनका नाम है सुनीता बेकरी, जो कि कई वर्षों से वो चल रहे थे, जिनका मतलब फूड लाइसेंस भी नहीं था, GST नंबर भी नहीं था और ये कहिए कि जो भी प्रोडक्ट उनसे तैयार किया जा रहा था वो उस पर जो है ना कुछ दुकान का नाम था, न GST नंबर छपा हुआ था, न लाइसेंस नंबर था। तो अनियमितताओं से ये भरा हुआ ये फैक्ट्री था, जो कि खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा इसे सीलबंद किया गया। दरभंगा से पंकज कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, उनके और उनके आश्रितों को 5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी थानों में महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष भी बनाए जाएंगे। मथुरा के वृंदावन पहुंचे होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इस कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जवानों के कल्याण और सुविधाओं के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वृंदावन सहित देवरा बाबा आश्रम में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर संतों का उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बिहारी जी की कृपा है कि आज परम सौभाग्य बिहारी जी के बांके बिहारी जी के पूरे परिवार के साथ दर्शन करने का मौका मिला है। देखिए, बिहारी जी के विषय में क्या कहा जाए, योग योगेश्वर भगवान हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, त्रिलोकीनाथ हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं श्रद्धा के साथ। आज हमें भी उनकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। उन्हीं की कृपा है, उनका जब बुलावा आता है तो वही व्यक्ति पहुँच पाता है, नहीं तो व्यक्ति भौतिक सुख साधनों में व्यवस्थाओं में लगा है। तो परम सौभाग्य है आज उनका कि हमें दर्शन करने का मिला गया। हाँ, शांति तो अनुभूति तो होती है, वहाँ जाने पे एहसास तो होता है। जागृत पीठ है, जागृत स्थान है,
तो अनुभूति तो होगी ही। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।